हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 9 का चैप्टर 2 मैंने शुरू किया था, बट चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मेरे पास अभी भी चैप्टर 1 के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लगा है कि वो डाउट्स सारे मैंने करा रखे, पर शायद उन डाउट्स को बच्चों ने नहीं देखा। मेरा कहने का मतलब है कोई भी डाउट तभी क्लियर होगी या कोई भी चीज तभी समझ में आएगी जब आप उस चीज को एक बार देखोगे, जा करके उसे एक बार समझने की कोशिश करोगे। तो मैं बार बार ये चीज कहते आया हूँ कि चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, कोई भी क्वेश्चंस पूछने से पहले एक बार उन चीजों के थ्रू जरूर जाइए। अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है फिर आप उस क्वेश्चंस को हमारे सामने रखिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि बार बार अगर आप उसी क्वेश्चन को पूछोगे तो बार बार यहाँ पर उस क्वेश्चन को बताना संभव नहीं है। तो इसलिए एक बार जरूर आप जाकर के देखिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसी चीज जो छूट गई है, जो सर ने नहीं बताया है, फिर आप कीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर डिग्री सेल्सियस से चैप्टर 1 का है ये, ठीक है ना, चैप्टर 1 का, कि सर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा। मेरा कहने का मतलब है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो हम +273 करते हैं, ठीक है, और अगर केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273 करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -110 डिग्री सेंटीग्रेड और -200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 373 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसे आप 1 बाय 1 कन्वर्ट कीजिए केल्विन में, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, मैंने क्या कहा, अब जगह पे 273 ऐड कर दीजिए, 273। क्या है अब अगर जोड़ करना चाहिए, मैं आपको सिखाऊं तब तक ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। 3 3 कितना होगा 6, 7 7 14, 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6 46 क्या आएगा, केल्विन आ जाएगा। केल्विन मैंने कहा था डिग्री में नहीं लिखते, केल्विन हमेशा किसमें लिखते हैं, के में लिखो, फिर में लिखते हैं। उस तरीके से सारे को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चंस तभी उसकी मतलब इंपॉर्टेंस है जब तक आपने उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार इस क्वेश्चंस के थ्रू जाइए, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए। इसका ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करने के लिए हम क्या करते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जो कि हाउ डू वी लिक्विफाई गैस। तो मेरा कहने का मतलब है, जब ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से और इस पूरे चीजों को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि लिक्विफाई गैस कहने का मतलब क्या होता है। लिक्विफाई गैस कहने का मतलब होता है कि आपके पास अगर कंटेनर में अगर 5 गैसियस मॉलिक्यूल है, तो जब आप उसको लिक्विफाई करोगे तो कम से कम 10-20 गैस मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये हो गए। तो मेरा कहने का मतलब आप इस चीज को देखिए और इस चीज को देखिए। यहाँ पे ये क्या था, गैस था, लेकिन जैसे ही आपने लिक्विफाई किया वहां पे क्या हो गया, ये मतलब इसकी जो कंटेनर में गैसेस की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और उसी कंटेनर में गैसेस की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास पहले लिक्विफाई गैस मतलब करना है, तो गैस को आपने क्या किया, लिक्विफाई किया। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि जो हमारा चेंजेस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ या लिक्विड से गैस की तरफ जाते हो
तो उसमें मैंने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है जब कभी भी ये अट्रैक्शन कब कम होगा, जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन करने से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मैंने कहा भी था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप हीट दोगे, टेम्परेचर हाई करोगे, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, बिकॉज मॉलिक्यूल कॉजेस वेलोसिटी, है ना। तो जब मॉलिक्यूल वेलोसिटी को पोजेस करेगा, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी डिस्टेंस जो थी वो क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कभी भी हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाते हैं तो मैंने कहा था टेम्परेचर को हम लोग हाई करते हैं और प्रेशर को हम लोग कम करते हैं, टी इंक्रीज करते हैं और प्रेशर डिक्रीज करते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं लिक्विफाई। तो लिक्विफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप जो गैस है उसको आप कंडेंस करके, मतलब गैस को आप कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट कर दो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। तो क्या आपको लगता है कि लिक्विड गैस को लिक्विड में करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं इसको, इस प्रोसेस को मैंने बताया भी था, क्या करते हैं, कंडेंसेशन होता है। और इसका डेरिवेटिव एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ये जो मतलब आपका जो भी मतलब गैसियस मॉलिक्यूल जो भी आपका ऑपरेशन होता है वो कंडेंस होकर के क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज कि अगर आप गैस से लिक्विड में आ रहे हो, मतलब आप गैसियस मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो और स्पेस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, टेम्परेचर को आप करोगे कम और प्रेशर को करोगे ज्यादा। अगर आप जगह पे देखो तो आप क्या करते हो, फ्रिज में जहाँ टेम्परेचर कम होती है ना, आप एक बोतल पानी को फ्रिज में डाल दो, आफ्टर सम टाइम देखोगे उसमें जो भी लिक्विड था दे कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज जैसे आपने टेम्परेचर कम किया है, सारा जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो फार डिस्टेंस पे थे दे ऑल कम क्लोजर एंड दे फॉर्म सॉलिड। तो याद रखिएगा ऑलवेज, कभी भी अगर गैस को लिक्विफाई करने की बात करेगा तो हम कहेंगे टेम्परेचर को हम मिनिमम करेंगे और प्रेशर को हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को हाई करके हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। और लिक्विफिकेशन करने का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। आई बात समझ में। तो इस चीज का ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीज हमेशा, ये जो चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपको ध्यान में है तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अर्दन फोर्स वाला या इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये सारी चीजें जो है मैंने मतलब हर एक वीडियो में मैं एक ना एक बार चैप्टर 1 जब पढ़ा रहा था मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, और जो फैक्टर्स होते हैं, किस किस फैक्टर्स पे इवेपोरेशन जो है डिपेंड करता है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब एक बार आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, फिर आप इन क्वेश्चंस को आप पूछें। तो इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, और ये क्या होता है, लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, ये हो गया। इवेपोरेशन जो है वो कैसा फिनोमेना होता है, ये होता है सरफेस फिनोमेना, मतलब कि ये, और ये कैसा फिनोमेना होता है, बल्क। अब ये सरफेस और बल्क का क्या मतलब है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था 2 कंटेनर ले लो, इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और बॉइलिंग जो है वो ओनली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग होगा। बॉइलिंग होने का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
वाटर की वेपर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि हमारा जो बॉइलिंग है वो क्या हो गया, शुरू हो गया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और ये कब होगा, क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कब होगा, कि जब क्या होगा कि आप किसी, जो हमारा सन है जो क्या करता है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे किसी भी सरफेस के लेक में या फिर पॉन्ड्स में रहते हैं वो सारा क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट क्या करता है, अपने तरफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर की मॉलिक्यूल होगी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। और हीट जैसे ही होगी तो वो क्या करता है, ड्यू टू इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिसको नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जाके स्पेस क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। ये चीज आप हमारे डे लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि फैन मूव करता है तो देखते हो जब फैन मतलब रन करते हैं तो हमें क्या ठंडा महसूस होता है ना, तो क्यों होता है, बिकॉज जब हमारा फैन स्टॉप रहता है तो सारी जगह क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप फैन स्टार्ट करोगे वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं उस जगह से, बिकॉज ब्लेड्स क्या करते हैं उस एयर मॉलिक्यूल्स को वहां से डिस्प्लेस करते हैं। जिसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेस जैसे ही होगा तो उस जगह पे दूसरा एयर मॉलिक्यूल जो उसके आसपास में वो उस वैकेंट स्पेस को भरने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग डिफ्यूजन में भी देखते हैं, तो वहां पे जाएगा। तो ये जो कंटीन्यूअसली प्रोसेस होता है जो वैकेंट जगह को स्पेस भरने के लिए एयर उस जगह को ऑक्युपाई करता है, उसी कारण से हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है और हमें क्या होती है, कूलिंग होती है। सिंपली इवोपोरेशन में भी यही चीज होता है। और इवोपोरेशन में और एक क्वेश्चन हमारे पास बार बार आता है, ऑस्मोसिस। मैं बार बार कहा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है लिक्विड कंसंट्रेशन, लिक्विड का ट्रांसफर या मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे, लिक्विड में ऑस्मोसिस और गैस में डिफ्यूजन, और वहां पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मैं ये इवोपोरेशन, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, व्हाई इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये सारी चीजें बार बार मैंने बता रखी, एक बार उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखेंगे। तो बहुत कम से कम आपके पास कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए इस चैप्टर 1 में, और आप इन चीजों सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ जो मैंने शुरू किया था। तो चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चन का मैंने उस दिन भी कहा था, मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डिफाइन आपके बुक्स में भी दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चन को कर लोगे। पहला, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसके भी क्या करोगे, एग्जाम्पल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन heterogeneous and homogeneous mixture। मिक्सर एग्जांपल के साथ, गिव 3 एग्जांपल ऑफ मिक्सर इन डेली लाइफ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। एलवाई जो है वो क्या है,
मिक्सचर मतलब प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। अगर प्योर सब्सटेंस है तो क्यों है और इम्प्योर सब्सटेंस है तो क्यों है, इसका रीजन आप लोग खुद से ढूंढोगे और पता लगेगा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जहां तक मैंने पढ़ाया है उसमें ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को, हाँ एक और क्वेश्चन था, एयर, सॉइल, कॉपर, एयर, सॉइल, कॉपर, वाटर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, मडी वाटर, कॉमन सॉल्ट। इसमें आपको क्लासिफाई करना है कौन है तो आपके मिक्सर है या कौन प्योर सब्सटेंस है कौन इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, इन चीजों को आप ध्यान रखोगे और आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। मैं करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को आप लिख लोगे। तो दोनों क्वेश्चंस लिखे थे, मैं उस क्वेश्चंस के बारे में एक बार कह देता हूं। जैसे प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखा था, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो सिंगल काइंड से एटम से या सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है उसे भी हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जो ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा से मिलकर बना हो पर उसकी जो कंपोजिशन हो वो क्या हो, फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि NaCl, NaCl क्या है, Na है और Cl है ना, तो NaCl तभी बनेगा जब Na और Cl2 आपस में कंबाइन करके NaCl बनेगा। और ये NaCl2 में अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो ये होगा, मतलब 2 सोडियम और 1 क्लोरीन मिलकर के 2 NaCl बनेगा। ये ऑलवेज क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और ऐसा क्यों होता है ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या हमारा प्योर सब्सटेंस, बिकॉज दिस आर फॉर्म्ड बाय द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर कंपोजिशन। पहले इसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और दूसरा जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है जैसे कि कॉपर, जैसे कि आपका आयरन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, दिस ऑल आर आल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हमने क्लासिफाई किया था ना एज एलिमेंट और कंपाउंड, तो ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा तो वो क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस चीज का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट जो हमने शुरू किया था तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और कहा था कि सॉल्यूशन को आप लोग अच्छे से करोगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो आता है कंसंट्रेशन, कि जब हमने सॉल्यूशन बना लिया तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी। कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, सॉल्ट प्लस वाटर हमने मिक्स किया, तो इस सॉल्ट एंड वाटर में जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की इस गिवन सॉल्यूशन में वो कितनी है, तो ये हम लोग निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि हाउ मच सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हम लोग एज ए मास में भी निकालते हैं और एज अ वॉल्यूम में भी निकालते हैं, ठीक है। इसके दो फार्मूला है। आप पहला फार्मूला आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अगर सॉल्यूट निकालना है तो होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इनटू 100, मतलब इतना इसका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन होगा किसी भी सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन में।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आई बात समझ, तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट करने का मतलब वो जो दिया रहेगा इनटू 100। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं कहता हूं कि 50 ग्राम अगर हम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं 100 ग्राम वाटर में, तो बताइए कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो कितना होगा। तो कुछ नहीं, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट मतलब कॉमन सॉल्ट ना, तो वो दिया हुआ है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 इनटू क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 से हाँ तो 50 सॉरी डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100, और यहाँ से आप क्या करोगे इसकी परसेंटेज निकालोगे तो कहोगे इतना इसका क्या है कंसंट्रेशन है इसका किसी भी सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया मास के टर्म में। अगर वॉल्यूम के टर्म में होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मास की जगह पे क्या डालेंगे वॉल्यूम डालेंगे, और फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग इनटू 100 करके हम लोग यहाँ से कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मास के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में इस तरीके से निकालते हैं। होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और डिटेल में पढ़ेंगे कोलाइडल, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, और देखेंगे कि ये सब कैसे हमें इफेक्ट करता है। जो भी क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे थे उन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में चाहिए जब हम लोग आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे उसमें। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।